जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं भूगोल का प्रथम चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है, उसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ। ठीक है, अच्छा तरीका से मैं कराऊंगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं करा रहे हैं, इसलिए उनके लिए मैं लेकर के आया हूँ दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न होंगे। आपका लघुत्तरीय मैं ख़त्म कर चुका हूँ, अब दीर्घ बताऊंगा आपको, उसके बाद में अगला चैप्टर की ओर चलेंगे। बच जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम के टाइम के पहले काफ़ी ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, एक बार शेयर करें ज़रूर, फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना ले और शेयर करें। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन और लाइक करके जाइएगा। प्रथम क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय, और आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट छोटा छोटा करके लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट छोटा छोटा करके लीजिए जिससे आपको समझ में आए, नोट बना सके। तो प्रश्न है आपका कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों स्वरूपों का वर्णन कीजिए, अथवा में वही क्वेश्चन रहेगा सेम, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, बोले तो क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं ही संसाधन कहलाती है। आप लोग जानते हैं परिभाषा, मानव के जीवन में जो उपयोग में आने वाली जो वस्तु होती है वह क्या कहलाती है, तो संसाधन कहलाती है। स्वामित्व अर्थात संसाधन पर मालिकियत के आधार पर संसाधनों के 4 स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। स्वामित्व बोले तो क्या, संसाधन पर मालिकियत, अपना अधिकार। मालिकियत बोले तो क्या, संसाधन पर अपना अधिकार। स्वामित्व बोले तो स्वामित्व का अर्थ हो जाएगा क्या, यहाँ जो प्रश्न कर रहा है स्वामित्व के आधार पर, बोले तो अपना अधिकार है किस पर, तो संसाधन पर। और वह अपना अधिकार कितना है, तो संसाधन आपको 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट प्रकार है आपका व्यक्तिगत संसाधन। तो मैं आपको परिभाषा बता दूं, व्यक्तिगत संसाधन का वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अधिकार क्षेत्र में होता है, देखिए कह रहा है ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के आधार पर क्षेत्र में होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के स्वामी को इसके बदले सरकार को केवल लगान चुकाना पड़ता है। जो जिसका अधिकार होता है संसाधन पर व्यक्तिगत, उनको क्या करना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। व्यक्तिगत संसाधन आपका कोई चीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये बात माइंड में बैठाइए, व्यक्तिगत है, आपका खुद का संसाधन है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि सभी पर टैक्स लगते हैं। नेक्स्ट संसाधन है आपका, इसी प्रश्न का सभी आंसर है ना। ये प्रथम प्रश्न है, इसमें 2 ही प्रश्न मैं बताऊंगा, अगला चैप्टर का फिर से आ जाएगा, अगला टॉपिक का कृषि नहीं, अगला टॉपिक है आपका वन्यजीव संसाधन, है ना। चलिए दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। भाई सामुदायिक संसाधन क्या है, तो किसी खास समुदाय के स्वामित्व में रहने वाले संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए कोई खास समूह में जो रहने वाला जो संसाधन है उसको हम सामूहिक क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इस पर क्या होता है, पूरे समूह का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे गांवों में चरण भूमि, जो मैदान है उस पर चरण भूमि, मंदिर मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि, इस सभी पर क्या होते हैं, सभी का अधिकार होते हैं, उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, खेल का मैदान, मंदिर मस्जिद, है ना, गुरुद्वारा, ये सब में सभी का अधिकार होता है, अभी मैं बताया।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। ये याद कर लेना है परिभाषा। कानूनी रूप से देश के भीतर जो भी संसाधन मौजूद है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, उसी में है कि देश के सरकार को यह अधिकार होता है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। ठीक है, आम जनता के हित में करेगी। चलिए, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, टॉपिक है आपका उसी प्रश्न का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यह एक ऐसा संसाधन है जो नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक है, इसका जो नियंत्रण है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है और तट रेखा में 200 मील समुद्री मील की दूरी को छोड़कर खुले हुए महासागर संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से ही किसी देश के द्वारा किया जाता है। अब समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए फिगर के माध्यम से, हमारे द्वारा फिगर के माध्यम से मैं क्या समझाऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यहाँ की, मान लीजिए कि आपका देश है, आपका भारत देश है, इस तरह से है ना, भारत देश आपका, मैं बना दूँ थोड़ा थोड़ा कठिन है थोड़ा सा बनाने में, जैसा भी हो समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ तक 200 मील पड़ रहा है, यहाँ 100, यहाँ तक 200 मील है, तो यहाँ तक के जो जल होगा, यहाँ तक जो जल होगा उसका उपयोग आपका देश कर लेगा। ठीक है, लेकिन इधर का जो जल बच गया यहाँ का, इसका उपयोग तभी कीजिएगा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपको आदेश देगी कि हाँ आप इस जल का प्रयोग अपने संसाधन के रूप में कर सकते हैं, तभी कीजिएगा। 200 मील तक जो होता है वह आपके हित में है। प्रत्येक देश का जो सीमा में जो समुद्री मार्ग लगा हुआ है, समुद्र है, वह 200 मील तक पानी का यूज कर सकता है। ठीक है, भारत की जो सीमा होगी वह 200 मील तक पानी के अंदर होगा। उसके बाद जो पानी होगा उसका उपयोग आप तभी करिएगा जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपको आदेश नहीं दे। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था आदेश दे देगा तब आप इसका प्रयोग, इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरी समझ से आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है भाई, ध्यान से देख लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझ में आएगा। प्रश्न है आपका, संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत विकास कर रहा है ना, सतत एक एक करके अच्छा सा विकास। तो संसाधन मानव की जीविका का आधार है, बात सही है। कोई भी संसाधन जो है वह मानव के क्या है, उससे जीविका चलती है, जीवन चलती है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन को सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। देखिए, जीवन आपका तभी बचा रहेगा, उसका गुण तभी बचा रहेगा जब कोई भी संसाधन का आप सतत प्रयोग कीजिएगा, है ना। किंतु दुख की बात यह है कि मानव ने संसाधनों को प्रकृति का उपहार मानकर अंधाधुंध शोषण दहन किया है। मानव क्या कर दिया है कि प्रकृति में मौजूद है, खूब खर्च करो भाई, फ्री का चीज है। चलिए, अंधाधुंध उसका क्या किया है, दोहन किया है, और इस कारण से कई परियोजनाएं, पर्यावरणीय समस्याएं तो पैदा हुई ही हैं, साथ ही साथ तीव्रतम दोहन ने संसाधनों के भंडार में चिंतनीय कमी ला दिया है। अब अंधाधुंध शोषण हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है ना, बेवजह उपयोग हो रहा है, तो संसाधनों के भंडार में क्या हो गई, कमी आ गई है, जो एक चिंता का विषय है। ठीक है, संसाधन कुछ ही खास लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाने से समाज में संपन्न और विपणन वर्गों के रूप में विभाजित हो गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वह देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसी का है कि संपन्न लोग द्वारा स्वार्थवश संसाधनों का
विवेकहीन दोहन किया गया है। इससे भूमंडलीय तापन, अब समझना है कि भूमंडलीय तापन क्या होता है। बोले तो ग्लोबल वार्मिंग, यह भूमंडलीय तापन तभी होता है जब CO2 की अधिकता हो जाती है। तो पेड़ पौधे अधिक काट लीजिएगा तो CO2 का क्या होगा, अधिकता हो जाएगी, जिससे भूमंडलीय तापन, भूमि में तापन जो हो जाएगा वह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो यह स्वार्थ वाले लोग क्या होता है, एसी चला करके लोग सो जाते हैं, ठीक है, एसी खूब चलाते हैं, तो उससे जो पदार्थ निकलते हैं वह भूमंडलीय तापन का भी एक परिणाम होता है। ओजोन क्षय हो रहा है, तो ओजोन जो क्षय होता है वह CFC गैस के कारण होता है। बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा क्या होता है, ओजोन का क्षय होता है। और ओजोन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वह एसी से निकलता है। तो एसी जो चलाने का कार्य करते हैं वह धनी वाले व्यक्ति करते हैं, स्वार्थी लोग करते हैं, ठीक है। मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा भी होती है, तो कल कारखानों से जो निकल रहे हैं धुआं, उससे अम्लीय वर्षा होती है। भू विस्थापन, असमय मौसम परिवर्तन, देखिए बिन मौसम की बरसात होना, असमय मौसम परिवर्तन हुआ, जैसे अनेक परिस्थितियां संकट उत्पन्न हो गई है। अगर यह सब चलता रहा तो धरती के जीवन जगत शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी संसाधन का प्रयोग विवेक से कीजिए। इससे मुक्ति पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव संसार की गुणवत्ता जीवन प्रदान करने के लिए संसाधनों का युक्ति संगत वितरण आवश्यक है ना। संरक्षित तरीका से आप संसाधनों का उपयोग कीजिए। ऐसा करने से पर्यावरण संतुलन बना रह सकता है और विकास की यही संतुलित युक्तिपूर्ण एवं न्याय संगत अवधारणा ही सतत विकास कहलाती है। अच्छा तरीका से विवेकपूर्ण अगर यूज कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। इस प्रकार के विकास क्रम को अपनाकर मानव खुशहाल वर्तमान एवं सुरक्षित भविष्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, फिर तैयार कर लीजिए। मैं टोटल कराऊंगा, धीरे धीरे टोटल चैप्टर खत्म करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।